शुभ दीप समुद्रः। हाँ, जम्बू द्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। ठीक है। अब इसमें क्या बताया है मैंने आपको, पहले क्या कराया था, जो तीन लोक है उन तीन लोकों में हमने पहले अधोलोक पढ़ा था, नीचे नीचे वाला जो नरक जहां पर है वो सब पढ़े थे हमने। नारकी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब चर्चा हमने करी थी अधोलोक में। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम आ गए मध्य लोक पे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो सात नरक हैं, है ना, ये कल मैप दिखाया था ना कि ये जो सात नरक है, नरक का जो ये टेरेस वाला पार्ट है, टेरेस जहां पे है सात नरक के ऊपर, हम उसके ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ उस वाली पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। एक सेकंड, कॉल आ रही है एक। हेलो। हेलो। आज जल्दी स्टार्ट कैसे करी? नहीं, आज हम सातवां आठवां और नौवां सूत्र वापस पढ़ना, उस दिन रिकॉर्ड वो नहीं हुआ था ना, सोनल जी वगैरह भी नहीं आए थे तो इसलिए वापस से अच्छा पढ़ाना अच्छा। हमारी ये वाला, है ना। हाँ, तो हम अच्छा। लोग चल रहे हैं मध्य लोक में। जो पूरा तीन लोक है, तीन लोक में से अधोलोक हम जाके आ चुके हैं, अब मध्य लोक में आए हैं। मध्य लोक कौन सा है, जो सात नरक के ऊपर वाला पोर्शन है। अब वहां पर उसको हम तिर्यक लोक भी कहते हैं। तिर्यक लोक क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो दिशाएं और विदिशाएं हैं पूरे मध्य लोक में, जो एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा क्षेत्र है, राजू क्षेत्र की माप का नाम होता है। जैसे हम लोग किलोमीटर मीटर में नापते ना, ऐसे राजू भी असंख्यात योजन वाली माप होती है। तो वहां पर हम चल रहे हैं मध्य लोक। उस मध्य लोक में उसको तिर्यक लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि दिशाएं विदिशाएं ना, तिर्यक मतलब तिरछी दिशाएं भी, तो सारी जगह सारी दिशाओं में, तिरछी दिशाओं में भी ये द्वीप समुद्र फैले हुए हैं, इसलिए उस लोक को हम तिर्यक लोक कहते हैं। अब उस तिर्यक लोक में क्या है, मध्य लोक में क्या है, तो वो हम इस सातवें सूत्र से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जम्बू द्वीप, यानी जम्बू द्वीप लवणोदादयः, यानी लवण प्लस उद प्लस आदयः, तीन शब्द से मिलके बना है। तो लवण का मतलब तो लवण, उद, उद का मतलब पानी जल, और इसका मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे लवण समुद्र, है ना। या फिर ऐसे समझो, जल से भरा हुआ लवण तो क्या, लवण समुद्र। आदय है, आदय मतलब आदि आदि, यानी इन्होंने क्या किया है, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, एक एक द्वीप समुद्र का नाम दे दिया और आगे शब्द लगा दिया आदि। जैसे हम कभी जब पढ़ाई करते तो एटसेट्रा वर्ड नहीं यूज करते, मतलब जी। इसके आगे आप समझ लेना एटसेट्रा, ऐसे ही ये वर्ड यूज किया है एटसेट्रा। तो आदि आदि क्या है, शुभ नामानो, शुभ नाम वाले, जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि द्वीप और समुद्र जैसे शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र है। कहां पर है, मध्य लोक में। मध्य लोक में अब ये पूरे द्वीप समुद्र फैले हुए चारों तरफ। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे दिखते हैं, है ना। देखिए एक मिनट, ये देखिए, ये इस तरह से हमारे को सारे द्वीप और समुद्र ऐसे फैले हुए दिखाई देंगे। दिख रहा आप लोगों को, सोनल जी पिक्चर शो हो रही है। जी। हाँ जी, हो है। हाँ, तो देखिए ये बीचों बीच जो दिख रहा है ना, वाइट, हाँ बीचों जी। बीच, ये देखिए कर्सर में लेके जाती हूँ यहाँ पे, ये क्या हाँ है, जी। जम्बू द्वीप है। ये जम्बू हाँ द्वीप कैसा है, थाली के आकार का है, जैसे हमारी थाली होती ना फ्लैट,
वैसा ही ये जम्बू द्वीप है। फिर इसके चारों तरफ ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, लवण समुद्र है। ऐसे ही इसके आगे फिर ये देखिए, एक द्वीप, फिर ये समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर फिर द्वीप, फिर फिर समुद्र, फिर सब यानी पूरा मध्य लोक जो है वो ऐसे ही द्वीप समुद्र से पूरा भरा हुआ है। घिरा। तो इसमें से कुछ के नाम तो मैं आपको बताती हूं, बाकी ये असंख्यात द्वीप और समुद्र है। तो इसमें से पहले का नाम तो देखो, ये जो पहला है जम्बू द्वीप, तो समुद्र लवण समुद्र। फिर दूसरे का नाम है धातकी खंड, और इस समुद्र का नाम है कालोदधी समुद्र। फिर तीसरे का नाम है पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र। फिर चौथे का नाम है वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र। पांचवे का नाम है इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। फिर इसका छठे का नाम है घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र। सातवें का नाम है इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। फिर आठवां जो आएगा उसका नाम होगा नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। फिर अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र। फिर अरुणाभास द्वीप, अरुणावर समुद्र। फिर कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र। और रुचकर द्वीप, और रुचकरवर समुद्र। यहां तक मैंने बताया है क्योंकि ये दो द्वीपों के बारे में बताएंगे अभी आपको, रुचकरवर द्वीप के बारे में भी। तो ये इस प्रकार से एक द्वीप एक समुद्र है। और अंत में मतलब आप जाते जाओ तो असंख्यात योजन पे जाके लास्ट में जो समुद्र आएगा उसका नाम होगा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। इस तरह से अंतिम उसका द्वीप का और समुद्र का नाम है। अब आप देखिए ये द्वीप और समुद्र कितने हैं, असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है। और ये सब शुभ नाम वाले हैं, अच्छे अच्छे नाम वाले। और इतने मतलब इतने ज्यादा समुद्र और द्वीप है कि कहीं कहीं पे इनके नाम आगे बहुत आगे जाके वापस रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है। अब इन द्वीप समुद्रों की क्या विशेषता है वो अगले सूत्र में भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो जम्बू द्वीप है ये कैसा है, ये थाली के आकार का है। और बाकी इसके चारों तरफ जितने भी द्वीप और समुद्र वो सब चूड़ी के आकार के होंगे, है ना। उन सब का आकार कैसा जी। होगा, चूड़ी के आकार चूड़ी का के। होगा। हाँ, जैसे एक सपोज करो अपनी प्लेट होती ना, राउंड शेप प्लेट, तो उसके चारों जी। तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल जैसे हमारी चूड़ी होती है, वैसे जम्बू द्वीप के चारों तरफ वो चूड़ी के आकार के सारे द्वीप और सारे समुद्र हैं। उसमें से जो लवण समुद्र है और वारुणीवर समुद्र है, नहीं, लवण समुद्र के जल का स्वाद कैसा होगा, लवण के समान यानी नमक के समान। और जो के समान। वारुणीवर है उसका मदिरा के समान। समझ गए, मदिरा। जी। हाँ, तो उसका मदिरा के समान जल का स्वाद होता है। और जो क्षीर समुद्र है तो उसका स्वाद होता है दूध के समान। और जो दूसरा तीसरा आता है ना, कालोदधी और पुष्करवर, और उसके अलावा स्वयंभू रमण जो अंतिम वाला है, उसका जल का टेस्ट वैसा ही होता है जैसा हम जल अभी पीते हैं, पीने वाला जल। ठीक। उसमें कोई जी। वो नहीं है कि लवण है या कैसा घी है, शक्कर है, नहीं, उनका सामान्य टेस्ट है बिल्कुल। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया वारुणीवर तक मदिरा का समान। अब पांचवा आता है इक्षुवर। तो जो इक्षुवर होता है उसका समान किसके समान, ओ सॉरी, इक्षुवर नहीं, सॉरी, क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र का खीर। होता है दूध के समान। ठीक है। फिर छठा मैंने बताया था घृतवर, तो उसका घी के समान। घृतवर समुद्र का घी के समान। फिर उसके बाद में सातवां बताया था इक्षुवर। तो इक्षुवर जो समुद्र होता है उसका इक्षु के समान यानी गन्ने के समान। और इसमें बाकी यही बताया है कि बाकी सारे जितने भी होंगे, जितने भी समुद्र, उन सबका इक्षुवर के समान ही जल के। जल होगा, अच्छा। है ना। जल के समान। बाकी गन्ने सबका, के। हाँ बोलिए।
बाकी सबका गन्ने के समान हाँ, होगा गन्ने का या जैसा रस होता है उसके समान। अच्छा ठीक जो स्पेसिफिक थे टेस्ट वो मैंने बता दिए, बाकी इसका इक्षु के समान। ठीक है। तो ठीक है अच्छा, जी। ये तो मैंने आपको बताया समुद्रों के बारे में। समुद्र के बारे में एक और विशेष बात है कि जो लवण समुद्र है, कालो दधी समुद्र है और स्वयंभू रमण समुद्र है, इन तीनों में जलचर जीव होते हैं। बाकी हम्म के समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया था, जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहां पे महामत्स्य नाम का एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मछली है वहां पे, 1,000 योजन लंबी। सोचो आप कितनी लंबी मछली होगी। और वो भी कैसी है, सम्मूर्छन, यानी वहां के एटमॉस्फेयर से पैदा होती है वो सम्मूर्छन जीव। तो इतनी बड़ी महामत्स्य भी सम्मूर्छन जीव हो सकती है। ठीक है। तो इन तीनों में तो जलचर जीव पाए जाते हैं, बाकी किसी में भी जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। पाए जा अब हम देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं जम्बू जम्बू द्वीप की तरफ। तो जम्बू दीदी द्वीप का जैसे नाम आपने जम्बू बोला द्वीप कि क्यों पड़ा? इसलिए बाकी पड़ा। के समुद्रों में हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप बाकी के समुद्रों में जलचर जीव नहीं है तो क्षीर हाँ सागर से ही अभिषेक क्यों करते हैं फिर क्षीर हाँ, सागर इसलिए के जल इसलिए करते हैं, देखो वो किसके समान है, दूध के समान है। के ठीक है। समान है बाकी सभी में ठीक देखो इक्षु के समान है, गन्ना है, किसी में घी है, किसी में दही भी होता है, एक का नाम दधीवर भी है, दधी भी जी होता है एक, है ना? ठीक है इसलिए जी चलिए, अब जो जम्बू द्वीप है इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि हम्म, जब मैंने कल आपको क्षेत्र पढ़ाए थे ना, भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, हरि, विदेह, जब हम विदेह जी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र की तरफ, तो वहां पे एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र का नाम है उत्तर कुरु। तो उत्तर कुरु और देवकुरु नाम के एक क्षेत्र आते हैं। तो वहां उस कुरु क्षेत्र में क्या है, दो वृक्ष होते हैं, एक जम्बू वृक्ष, एक शालमली वृक्ष। तो जम्बू वृक्ष जो है वो क्या है, अनादि निधन वृक्ष है। और वो वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा है खूब, मतलब उसके और भी परिवार वाले वृक्ष हैं। जैसे हमारा परिवार होता है ना, कि दादा दादी भी है, नाना नानी भी है, चाचा चाची भी है, ताई ताऊ भी है, ऐसे ही उस परिवार के वृक्ष भी हैं। लेकिन उस जम्बू वृक्ष की जो शाखा निकली हुई है, उस पर क्या बना हुआ है, अकृत्रिम चैतालय बना हुआ है। और ये वनस्पति का एक वृक्ष नहीं है, ये पृथ्वी काय वृक्ष, पृथ्वी काय वृक्ष है। और ये हमेशा अनादि निधन है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस कारण इस जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। ये समझ में आया जम्बू द्वीप के बारे में? हाँ। फिर आगे इसमें बताया है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत आता है, तो सुमेरु पर्वत से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर, ये चलो मैंने आपको बता दिया कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वहां पे आगे भोग भूमि आएगी, फिर कर्म भूमि आएगी, और फिर वापस से भोग भूमि और कर्म भूमि आएगी। ये हम जब क्षेत्रों के नाम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको अच्छे से और बताऊंगी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। और आठवां द्वीप, एक जिस द्वीप की विशेषता है ना वो बता रही हूं। आठवां द्वीप सबने नाम सुना है, नंदीश्वर द्वीप है उसका नाम। नंदीश्वर द्वीप क्यों, जानते हो इसके बारे में, नंदीश्वर द्वीप के बारे में? नंदीश्वर द्वीप पर 4 दिशाएं हैं, और चारों दिशाओं में ही 13-13 जिनालय वहां पर बने हुए हैं नंदीश्वर द्वीप में। और सारे के सारे अकृत्रिम चैतालय हैं। वहां पर देवता लोग क्या करते हैं, वंदना करने जाते हैं, भक्ति पूजा आदि करने नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं। हम सामान्य मनुष्य वहां पर नहीं जा सकते। क्यों? हम तो 2.5 द्वीप के बाहर तक जा ही नहीं सकते, वो हमारी बाउंड्री वॉल है, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। ठीक है। तो आठवां जो द्वीप है वहां पर देवता लोग जाते हैं, और अठानिका के पर्वों में तो वे 24 घंटे वहीं पर ही रहते, वहां कोई दिन रात का भेद नहीं होता, 24 घंटे देव वहां पर नंदीश्वर द्वीप पे पूजा करते हैं। फिर मैंने आपको 11वें नंबर पे एक द्वीप और बताया था, कुंडलवर द्वीप, और 13वें नंबर पे बताया था रुचकरवर द्वीप। यहां दोनों जगह भी क्या है, अकृत्रिम चैतालय बने हुए हैं, बनाए किसी ने भी नहीं है।
अनादि निधन है, यह हमेशा शाश्वत है, हमेशा वहां पर बने हुए रहते हैं। तो इसलिए मैंने 13 द्वीप तक के नाम आपको बताए थे। तो ये मैंने कुछ द्वीपों की विशेषताएं बताई और कुछ सागर के बारे में, समुद्रों के बारे में आपको जो जो थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक बात थी वो आपको बताई। अब हम चलते हैं आगे के सूत्र में कि इन द्वीप और समुद्रों की स्थिति कैसी है। सूत्र नंबर 8। चलिए मेघा जी आप पढ़िएगा मेरे साथ में। पहले मैं पढ़ रही हूं। द्विर 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 विष्कम्भः द्विर्वशकम्भः पूर्व 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 परिक्षेपिणो परिक्षेपिणो वलयाकृतयः वलयाकृतयः। पूरा सूत्र कृतयः आप पढ़ो, पूरा सूत्र। जी। द्विर्विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। हाँ, इसमें ये चीज बताई है कि प्रत्येक द्वीप जो है, यानी जम्बू द्वीप के चारों तरफ जितने भी द्वीप समुद्र है, वो सारे के सारे क्या दूने दूने विस्तार वाले हैं। यानी जैसे जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है उससे दुगना किसका हो जाएगा? लवण समुद्र का। तो जम्बू द्वीप का विस्तार है 1 लाख योजन वाला। तो आ, लवण समुद्र कितना हो जाएगा? 2 लाख 2 विस्तार। लाख योजन। फिर उसके आगे वाला द्वीप है धातकी खंड, तो वो 4 लाख विस्तार वाला। 4 लाख योजन। फिर धातकी खंड के आगे कालोदधी, तो कालोदधी हो जाएगा 8 लाख का। फिर इसके बाद में आ जाएगा पुष्करवर द्वीप, तो वो 16 लाख का। फिर पुष्करवर समुद्र 32 लाख। ऐसे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये दूने दूने विस्तार वाले, और ऐसे करते 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 सारा मध्यलोक इन द्वीप समुद्रों से भर जाएगा। मैं एक चीज बताना भूल रही थी, पुष्करवर द्वीप जो है ना, इसमें बताना चाहिए था मेरे को, जो 3 नवंबर का द्वीप हमने पढ़ा पुष्करवर द्वीप, हम बोलते हैं ना ढाई द्वीप। ये ढाई द्वीप क्या होता है तो ये समझो, पहला जम्बू द्वीप हो गया, दूसरे का नाम धातकी खंड हो गया, अब तीसरे नंबर पे आता है पुष्करवर द्वीप। इस पुष्करवर द्वीप में क्या होता है, ये पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत आता है। उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। वो मानुषोत्तर पर्वत क्या करता है, पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में बांट देता है। एक जम्बू द्वीप की तरफ रह गया, एक दूसरी तरफ रह गया। तो अब क्या हुआ, ये जो मानुषोत्तर पर्वत है यहां तक ही मनुष्य जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। इसलिए इस क्षेत्र को ढाई द्वीप बोलते हैं। तो ढाई द्वीप में क्या क्या आ गया? जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्करवर द्वीप। तो इसको बोलते हैं हम लोग ढाई द्वीप। अब आया समझ में ढाई द्वीप किसको कहते हैं? हाँ, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए। और ये भी समझ में आ गया कि जम्बू द्वीप को जितने भी द्वीप और समुद्र घिरे हुए वो आगे से आगे दूने दूने विस्तार वाले होते जाएंगे। अब इसको एक बार सूत्र को देखो, द्विर द्विर यानी दूने दूने, विष्कम्भः, विष्कम्भः मतलब विस्तार वाले, पूर्व पूर्व यानी इनको पहले पहले के द्वीप समुद्रों को, परिक्षेपिणों, चारों परि मतलब चारों तरफ से, क्षेपिणों मतलब घेरे हुए, वलयाकृत है चूड़ी के आकार के हैं। अब आ गई पूरी बात समझ में कि जम्बू द्वीप के आगे जितने भी समुद्र और द्वीप आ रहे हैं वो दूने दूने विस्तार वाले होते जाएंगे और चूड़ी के आकार के होंगे, और वो उनको चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। ये हमने पढ़ा कि क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है द्वीप और समुद्रों की। चलिए, और इसमें जम्बू द्वीप है थाली के आकार का, बाकी सब चूड़ी के आकार। अब आ जाते हैं सूत्र नंबर 9 पे। दीपा जी लाडनू से आप पढ़ेंगे क्या सूत्र नंबर 9? हाँ चलिए, पहले मैं पढ़ रही हूं फिर आप पढ़िएगा। तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप है। पढ़िए पढ़िए। जिनवानी लेके, एक भी जिनवानी लेके आओ, मैं ऐसे सुन रही थी। अच्छा, हाँ, आप एक सेकंड। हाँ चलो ये पढ़ो। लो। हाँ, ले ली। 9 9 वाला वो निकालो सूत्र।
हाँ 9। हाँ। हाँ तन्मध्ये हम्म। मेरु नाभि वर्तो नाभि रत्तो। नाभिर्वर्तो योजन सत सहस्त्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप। हाँ, ये वृत्तो शब्द कल भी मैंने आपको ठीक करवाया था। तन हाँ मध्य मेरु नाभिर वृत्तो। ठीक है। हाँ तन हम्म। हाँ अब इसका देखते हैं सूत्र में क्या बता रहे हैं, एक बार देखो। तन मध्य, तन मीन्स उसके, और मध्य मतलब बीच में, उसके बीच में। अब उसके किसके बीच में? जम्बू द्वीप के बीच में, क्योंकि हम पहले वाले सूत्र में चर्चा करके आए ना कि बीचों बीच जम्बू द्वीप है। तो उसके मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, यानी जो मेरु पर्वत है वो क्या है? नाभि है। वृत्तो यानी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि बीच में जो मेरु पर्वत है वो नाभि है किसकी? जम्बू द्वीप की। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट हमारी नाभि होता है, ऐसे ही जो जम्बू द्वीप है उसका नाभि वाला क्षेत्र या मिडिल जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? सुदर्शन पर्वत या सुमेरु पर्वत है। कितना बड़ा कितना चौड़ा क्या है वो आगे बता रहे हैं। योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप है। अब ये बताया शत सहस्त्र। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ, तो जो सुमेरु पर्वत है वो जम्बू द्वीप के बीचों बीच, जैसे नाभि बनती है शरीर की वैसे ही बिल्कुल सेंटर पार्ट है सुदर्शन पर्वत। और ये 1 लाख योजन विष्कंभ यानी विस्तार, सॉरी, जम्बू द्वीप जो है वो उसका विस्तार कितना बताया? शत सहस्त्र विष्कंभु, यानी जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है। और उसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में ऊपर सुदर्शन पर्वत या सुमेरु पर्वत है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये जम्बू द्वीप है। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब इस जम्बू द्वीप के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये कितना ऊंचा है? ये है 1 लाख योजन, मतलब ऊपर इसका विस्तार कितना है? 1 लाख योजन विस्तार वाला है। और ये कैसा बना हुआ है? ये देखो 3 पार्ट है इसके। इसमें से ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, एक ये देखो। ये नीचे ही नीचे जब हम जाएंगे यहां पर, ये नीचे ही नीचे वाला पार्ट जो धरती पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं भद्रशाल वन। ये सुमेरु पर्वत के ऐसे चारों तरफ जाके ऐसे गोले में, पूरा इसके चारों तरफ राउंड शेप में एक वन बना हुआ है, इसका नाम है भद्रशाल वन। इसके चारों तरफ 4 क्या बने हुए हैं? जिनाले बने हुए हैं। और ये सारे के सारे जिनाले अकृत्रिम हैं। फिर इसके ऊपर हम जाते हैं जमीन से 500 योजन ऊपर। ये देखिए यहां से हम गए, ये ऐसे ऊपर 500 योजन ऊपर गए तो ये फिर यहां पर चारों तरफ, ये दिख रहा है ऐसे, यहां गोल घूम के आएंगे तो चारों तरफ यहाँ 4 जिनाले बने हुए। ये दिख रही है एक भगवान की प्रतिमा आपको? दिख रही है ना कि नहीं दिख रही है? ये देखो दिख रही है। ऐसे ही 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं हैं। और ये 500 योजन ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ये जो वन है इसका नाम होता है नंदन वन। फिर इसके आगे हम जाते हैं 62,500 योजन ऊपर। ठीक है, तो 62,500 योजन ऊपर जब जाएंगे ये, तो यहां पर जो वन आएगा उसका नाम है सोमनस वन। यहां पर भी चारों दिशाओं में 4 जिनाले हैं। फिर ये देखिए हम और ऊपर गए तो ऊपर ही ऊपर यहां पर इस जगह फिर 4 जिनाले बने हुए हैं और एक वन है जिसका नाम है पांडुक वन। इस पांडुक वन पे
ये फ्लैट है, यहाँ पर भी 4 दिशा में 4 जिनाले बने हुए हैं, और यहाँ पर वी दिशाओं में 4 बड़ी बड़ी शिलाएं बनी हुई हैं, और तो हमने उसको नहीं किया। उन 4 शिलाओं में क्या है, तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। तो यहाँ पर पांडुक शिला है, रक्त शिला है, रक्त कंबला शिला है, और पांडुक कंबला शिला है। ये 4 शिलाएं यहाँ पर होती है। तो इसमें से देखो, जो पांडुक शिला है ना, उस पे तो किसका वो होता है, भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर है उनका पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। फिर जो पांडुक शिला है वो रजतमयी है ना, चांदी की सी बनी हुई है, और वहां पर पश्चिम विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। फिर रक्तशिला है, तो रक्तशिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, ये स्वर्णमयी है। फिर वायव्य दिशा में रक्त कंबला शिला है, तो वहां पर जो है पूर्व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। इस तरह से क्या करते हैं, हमारे भरत क्षेत्र में भी जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उनको स्वधर्म इंद्र 1 लाख योजन ऊपर लेके जाते हैं, और वहां जाके तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं। फिर 40 योजन की, ये जो हमने लास्ट वाला वन पढ़ा ना, क्या नाम बताया था मैंने, पांडुक वन। इस पांडुक वन पे 40 योजन ऊंची एक चूलिका भी होती है। जैसे शिखर होता ना छोटा सा मंदिर का, ऐसे चूलिका होती है, वो 40 योजन ऊंची होती है। तो इस तरह से ये क्या होता है, सुमेरु पर्वत होता है। अब इसके आगे हम 7 क्षेत्रों के नाम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लास को यही ओवर करते हैं, फिर आगे का जो लेसन है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी जिनवाणी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। जैसे जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो सबके बीच में पर्वत है, सेम देखा जाए तो इसमें भी यही है, इतने सारे क्षेत्र हैं, सबके पीछे समुद्र है,